अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए महीने, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी मेरी यही होती है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी हों, हमें देख भी रहे हों और बिल्कुल ठीक ठाक भी हों। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग के सामने हूँ और हमेशा की तरह आज भी मजे मजे के और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। तो जनाब जल्दी से आ जाएं आप लोग भी स्क्रीन के सामने। और करनी है हमने आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और जिंदगी ना एक बड़ा खूबसूरत और कीमती असासा है, उसे खुशगवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा मोहब्बतें बांटनी चाहिए, खुशियाँ समेटनी चाहिए। और अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है कि मोहब्बत की पहचान मिकदार नहीं मयार से होती है। मोहब्बत थोड़ी सी भी मिले मगर सच्ची मिले ना तो जिंदगी संवर जाती है। इसलिए ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी संवारने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और इसी पैगाम के साथ हम आगे भी बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। कुछ जिक्र कर लेते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से। तो टीन एज ना इंसान की जिंदगी का बहुत अहम और फैसला कुन उम्र होती है। ये उम्र का वो हिस्सा होता है जब इंसान को तालीम, करियर और प्रोफेशन समेत जिंदगी के कई अहम फैसले करने पड़ते हैं। और नौजवान इस उम्र में पुरजोश भी होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब आंखों में सजाए हुए होते हैं और जिंदगी का ये हिस्सा तय करता है कि इंसान का तर्ज जिंदगी कैसा होगा, इंसान की सोच, उसका इल्म हिनर, सलाहियतें, महारतें और खूबियां और खामियां कैसी होंगी। सब इसी हिस्से में परवान चढ़ते हैं और इसके साथ साथ इस हिस्से में एहसासात और जज्बात भी गलबा कर लेते हैं। टीन एज इमोशनल एज भी इसको समझी जाती है। इस उम्र में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, घर वालों का, दोस्तों का, इवन कि हमारी सोसाइटी का भी। तो इन सब मामलात को डील करने में मुनासिब रहनुमाई का ना होना नौजवानों को ना उम्मीदी की तरफ भी धकेल सकता है और मायूसी की तरफ भी। तो टीन एज नौजवानों को कैसे डील किया जाना चाहिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जहांजेब खान हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करियर काउंसलर हैं और ट्रेनर भी है। जहांजेब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जहांजेब आज हमने बात करनी टीन एजर्स के हवाले से कि ये उम्र बड़ी मुश्किल होती है और कह लें कि बहुत अहम भी होती है, जिसमें हर चीज़ ना आपके ऊपर गलबा तारी हो रहा होता है, हर चीज़ आ रही होती है। तो मुझे बताइए किस तरह डील करना चाहिए, कैसे बच्चों को हम लोगों को टैकल करना चाहिए इस एज में खास तौर पर, और कौन सी एज से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, every age has its own parameters and own dynamics basically। होता ये है कि हम पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है। अच्छा। कहीं ना कहीं बच्चा एक अपने अहद में चल रहा होता है, एक अपने टाइम में चल रहा होता है और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एक और टाइम के हिसाब से देख रहे होते हैं। जिसमें मुझे बड़ा खूबसूरत कॉल याद आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि वो कहते हैं कि अपनी औलाद की उठान उस तरह मत करो जिस तरह तुम्हारी उठान की गई है। वो एक और अहद के लिए पैदा किए गए हैं, तुम एक और अहद के लिए पैदा किए गए। अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। एवरी एज डिमांड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। हर एज की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है। अब अगर आप जिस तरह से 8 साल के बच्चे के साथ या 7 साल के बच्चे के साथ जो ट्रीटमेंट करते थे वो आप 15-17 साल के बच्चे के साथ अगर वही ट्रीटमेंट करेंगे तो फर्क है। हाँ। वो बच्चा अब 10 साल आगे आ चुका है और उसकी ज़िंदगी के डायनामिक्स चेंज हो गए, उसके सोशल डायनामिक्स चेंज हो गए। ये हमें इस चीज़ को बिल्कुल ज़हन में रखना चाहिए कि उसकी जो सोसाइटी है जहाँ पे भी मूव कर रहा है, वो स्कूल, कॉलेज या इफ़ ही इज़ इन हिज लेट टीन्स, इसका मतलब यह है कि वो यूनिवर्सिटी के करीब करीब है। इधर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और वो है आपके हार्मोन्स का। ओके। कि बच्चे जो होते हैं हर एज के अंदर चेंजेस तो आ रहे होते हैं, बट ये वो एज होती है जहाँ पे फ्लक्स बड़ा होता है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, आपकी जिंदगी के नए तजर्बात भी होते हैं और बैरूनी और अंदरूनी दोनों तजर्बात चल रहे होते हैं, तो उसका कोपिंग मैकेनिज्म इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा। कि आपने उसको डायरेक्शन कितनी अच्छी देनी है। देखिए, यूथ एंड एनी फॉर्म ऑफ इमोशन इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब तक एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना, कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। सो बेसिकली करने की जरूरत ये होती है कि उस एनर्जी को एक पॉजिटिव आउटकम और एक डायरेक्शन मिले, ताकि उनके, इसीलिए तो कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं
तो आपकी जो एनर्जी है उसके पास एक डायरेक्शन है। आप रडरलेस हैं, आपके पास डायरेक्शन कोई नहीं है, तो आप कहीं पे भी जाके टकरा सकते हैं। सो आप बहुत लकी होंगे कि अगर आप सही जगह पे पहुंच जाएं, वरना डायरेक्शनलेस चीज हमेशा नुकसान एग्जैक्टली मतलब जहाँ से यही एज होती है जिसमें हम संवरते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो हमारे वालिदैन को भी या इवन के जो टीनेजर्स होते हैं उनको भी ये अपने माइंड में रखने चाहिए कि ये चीज़ें हम करेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं और ये चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में लेके जानी चाहिए? देखें, पर्सनैलिटी के ऊपर काम होने वाला होता है, और इस वक्त आजकल जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, टीन एजर्स हैं, वो हम बेसिकली एक बॉक्स लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने बॉक्सेस पड़े हुए हैं, हम एक बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी इज़ अ बॉक्स, हम एक बॉक्स से निकल के एक और बॉक्स पे आ जाते हैं। दिस शो इज़ बीइंग एयर्ड ऑन अ बॉक्स इज वेल। सो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के साथ भी आपको इंटरट्वाइन होने की ज़रूरत है। हमारी यंगस्टर्स आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम करें, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स बहुत कम हो गई हमारे यंगस्टर्स के अंदर। एंड अगेन आज के दौर में भी या किसी दौर में भी यंगस्टर्स व्हेन दे आर इन फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के अंदर और इस तरह से, उनकी डायरेक्शन ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डायरेक्शन होती है। और दूसरी बात ये कि स्पोर्ट्स वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। सो स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना चाहिए। और मैं अक्सर पेरेंट्स को एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर दो चीज़ें आप अपने बच्चों के अंदर डाल दें तो वो बच्चा सारी जिंदगी मार नहीं खाएगा। अच्छा, एक रीडिंग की आदत, ठीक है, और दूसरा एक्सरसाइज की आदत। ओके। ये वो दो आदत हैं कि अगर आप छोटी एज से उनके अंदर डाल दें तो ये सारी जिंदगी चलती हैं। एक फिजिक, एक बॉडी जिसको एक्सरसाइज की आदत है, वो चाहे आउट ऑफ शेप हो जाए, मसल मेमोरी की वजह से उसको पता है कि वो किसी भी वक्त वापस शेप में आ सकता है। सो एक आपका मसल माइंड कनेक्शन होता है और फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। एंड अगेन रीडिंग, जिन बच्चों को रीडिंग की आदत होती है वो मतलब दे हैव बेटर इंटेलेक्ट, बेटर नॉलेज बैकग्राउंड, यहाँ से कोपिंग मैकेनिज्म बनता है। अच्छा, एक फिजिकल कोपिंग मैकेनिज्म एक्सरसाइज से और मेंटल कोपिंग मैकेनिज्म रीडिंग से। तो ये वो दो आदत हैं जो बच्चों को बचपन से डाल देनी चाहिए, और ये तभी डलती हैं जब वो छोटे होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद उसके बाद नहीं, एग्जैक्टली नहीं होती है। दूसरा मुझे बताइए कि ये टीन एज ही होती है जिसमें बच्चों के हवाले से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा उनके बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा उनमें इस एज में आ रहा होता है, कुछ भी वो बेयर नहीं कर रहे होते। तो फिर इन चीज़ों को कैसे, इस मसले को कैसे फिर कोप अप किया जाए? कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ उनमें इन्वॉल्व की जाए, क्या ऐसा किया जाए? देखिए, वो एज होती है जहाँ पे आप बच्चे से अगर एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो एरिस्टोटल वाली बातें करें या सोक्रेटिस वाली बातें करें, देखिए उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है। उस वक्त वो उस सिचुएशन से गुजर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेयर एंड अ कोच? कोच बेसिकली ब्रॉडर पिक्चर देख रहा होता है, बच्चा उस वक्त प्लेयर है, वो उस वक्त उस मैच के अंदर है, जो कई चीजें वो नहीं देख रहा, और तजर्बा भी उतना नहीं है। आपका तजर्बा ज्यादा है, इसीलिए एक कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा माँ बाप को टीम अप होना चाहिए, आपस में भी और बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चा गलती करेगा, आप कभी भी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लेवल के ऊपर आए। आपको उसके लेवल के ऊपर जाना है और वहाँ उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, नौमौलूद होता है, तो माँ उसके रोने के वक्त से आइडेंटिफाई करती है, इस वक्त इसको भूख लग रही है, इस वक्त इसको नींद आ रही है, इस वक्त इसको गर्मी या सर्दी लग रही है। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं खत्म हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हम ऑटोमेटिकली बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं कि इसको अब समझ आ जानी चाहिए, तुम अब बड़े हो गए, वो हो गया बड़ा, लेकिन अभी उसके पास वो मैकेनिज्म नहीं है, अभी वो चीज़ों को उस तरीके से डील नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगेन आपकी अंदरूनी और बैरूनी जंगें दोनों चल रही हैं। exactly, और ये बड़ी एक ट्रिकी एज होती है। ये वो एज होती है जहाँ पे अगर अगेन बच्चे को आपने रडरलेस छोड़ दिया, उसके पास डायरेक्शन ना हुई, तो नेगेटिव आउटकम्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर वालिदैन का यहाँ पे रोल जो है, रोल मॉडल बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के हवाले से, या वालिदैन क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें कितना फ़र्क है और ये कितना डिस्टर्ब कर सकता है? अगर हम बोल कुछ रहे हैं और अमल कुछ और कर रहे हैं तो ये बच्चों को कितना डिस्टर्ब कर सकता है? बच्चे इवेंचुअली देखें फ्रॉम द डे वन, बच्चे हमें
कॉपी करते हैं, हाँ। बच्चे अपने वालिदैन को कॉपी करते हैं। आई हैव आइडलाइज्ड माय फादर। तो होता ये है कि हम अगेन अब वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर कैंपेन्स हैं, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो हमें दिखाती हैं, बताती हैं, एजुकेट करती हैं कि आपका जिस वक्त बच्चा आपके साथ है तो वो लाशऊरी तौर पे आपको कॉपी कर रहा है। बिल्कुल आप जो ऐसे ही, कर वो रहे चाहे हो, छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी मसले में फंसे उसने सबसे पहले अपने वालिदैन की तरफ देखना है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, गाड़ी जा रही होती है, बाप उठा के कोई चीज सड़क के ऊपर बाहर फेंक फेंक देता देते हैं, है, हाँ। बच्चे ने वो वहीं से पिक करना है। मैं एक साहब को जानता हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके बच्चों ने इसी तरह उठा के वो चीज बाहर फेंक दी। ठीक है। वो वाले साहब उतरे और उन्होंने सड़क के ऊपर से वो चीज, गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी थी, उन्होंने वो उस जगह से सारी चीजें उठाई और अपने बेटे को दी और कहा सामने बिन है, बिन इट। ओके। ये ट्रेनिंग है, बेसिकली ट्रेनिंग का फुकदान है। अगर हम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर हम किसको देंगे? बिकॉज दिस इज द फ्यूचर सोसाइटी। हम आज जो करेंगे वो ये अडॉप्ट करेंगे। सो हमें पहले वी नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स, आवर सोसाइटी, एंड देन व्हाट आर वी टीचिंग। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही आगे रेप्लिकेट होगा। बिल्कुल। और वही हमारी सोसाइटी में झलकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वालिदैन को जो है एक अच्छा रोल मॉडल जो है प्ले करना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरा मुझे बताइए, आजकल के जो टीनेजर है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, परेशानियों का शिकार है, जिसमें एक तो उनके ग्रेड्स के हवाले से पढ़ाई का प्रेशर होता है कि आपको ए ग्रेड ही चाहिए, अच्छे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। दूसरा कि हम लोगों ने फ्यूचर में क्या करना है, आगे जाके क्या करेंगे, किस तरह का गोल होना चाहिए। तीसरा सोशल मीडिया, आपको पता है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। तो ये सारे जो परेशानियां, इनसे कैसे निकाला जाए, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की पॉलिसी या किस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए हमें? देखिए, कंपैरिजन जो है ना, वो बच्चा क्या किसी भी इंसान को एक, अगर अगेन कंपैरिजन दो तरह का होता है। एक हेल्दी कंपैरिजन है। अच्छा। अगर आप कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और के साथ एक कंपेटिटिव अंदाज में, तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन कंपैरिजन एट अ टेंडर एज, एट अ यंग एज, वो अगेन वही वाली बात है कि आप नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं। आप एट टाइम्स उससे कोप अप नहीं कर पा रहे नहीं कर पाते हो। बहुत से आपने भी देखा होगा बच्चे जो है इस वक्त नशे का शिकार इसी वजह से हो रहे होते हैं। आप देखें, वही बात है ना, उनके पास आउटलेट कोई नहीं है, उनके पास बात करने वाला कोई नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पे अगेन एक और चीज का फुकदान है कि हम सुनते नहीं हैं। हमारे यहाँ सुनाई जाती है, हाँ। सुनते नहीं। और जब हम माँ बाप होते हैं तो हम सुनाते हैं, हम सुनाते हम सुनते नहीं हाँ, हैं। हाँ। और दोबारा एक और प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का तो प्रॉब्लम होता नहीं है, हमारा प्रॉब्लम होता है। हम ये नहीं आइडेंटिफाई करते कि उसकी एज के हिसाब से, जो भी उसकी एज है, वो जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है और एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो उसके लिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों के फ्रेंड्स नहीं होंगे, बच्चे ओपन अप नहीं करेंगे, चाहे वो ग्रेड्स हो। देखिए, हर बच्चा एक सा नहीं परफॉर्म करता। एग्जैक्टली, हाँ। हर बच्चे का एक मेंटल लेवल नहीं होता, एक कैपेबिलिटी नहीं होती, बट हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। होता यह है कि हमने एक फुट्टा रख दिया, एक ही पैरामीटर के ऊपर हम सबको कहते हैं कि जी इसके ऊपर परफॉर्म करना चाहिए। मेरी अपनी स्ट्रेंथ होगी, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से आप ये शो होस्ट कर रही हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। हम दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। इसी तरह अगर हम सिर्फ हर एक की स्ट्रेंथ को एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट दे दें और उसको फिगर आउट करना शुरू कर दें, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो काफी मसाइल हल। बिल्कुल। और दूसरा जहांजेब कि इसी एज में करियर ओरिएंटेड भी हम होते हैं ना, कि हमने करियर कौन सा ऑप्ट करना है, लेकिन वालिदैन जो होते हैं वो हमारे ऊपर थोप देते हैं कि आपने यही चीज करनी है, और वो आगे जाके बच्चे चले तो जाते हैं उस चीज में, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे होते। तो फिर किस तरह वालिदैन को आप बोलें कि किस तरह वो इस चीज को लीड कर सकते हैं, सजेशंस किस तरह दे सकते हैं अगर कोई चीज ऑप्ट करनी है बच्चों के हवाले से, अगर अच्छी है तो? देखिए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज द की। हम अगेन फिर वही बात है, इट्स अ टेक्निकल थिंग। मेरा एरिया है, मैं इसलिए इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि वेस्ट में क्या होता है। हमें जो एग्जांपल्स हैं लाइक रॉजर फेडरर, मैराडोना फॉर दैट एग्जांपल, रोनाल्डो, मेसी, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्पेसिफिक स्पोर्ट बड़ी यंग एज से स्टार्ट कर दी थी। हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन बनता ही 17-18 साल की उम्र में।
हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास। ठीक है। जब तक फ्रेमवर्क नहीं होगा तब तक आप वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिनको आप ग्रेड्स कह सकते हैं, बिल्कुल जो ऐसे ही है। सोसाइटी के रोल ठीक है मॉडल जी, हों। जहांजेब खान हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर है, करियर काउंसलर हैं। जहांजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए। और टीनेजर्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उनकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं उन्हें ही करने दीजिए। और यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद और शेप्ड बॉडी हर किसी की ख्वाहिश होती है, और ये ख्वाहिश ना शादी के दिनों में और भी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि सब मर्द या फिर ख़वातीन चाहते हैं कि जनाब वो अपने जो अरूसी मलबूसात हैं, शादी के जो जोड़े हैं, उसमें फिट नज़र आए और उनको शादी का जो जोड़ा पहना हुआ बहुत ज़्यादा सूट भी करे। इसलिए अमूमन देखा जाता है कि जब शादी के दिन फिक्स हो जाते हैं तो लड़के हो या फिर लड़कियां हो, उनको डाइटिंग करने और जिम ज्वाइन करने का शौक पैदा हो जाता है, और उनकी ख्वाहिश होती है कि सिर्फ चंद दिनों में ही ना हमारी जो बॉडी है वो शेप अप हो जाए। और इस हवाले से आजकल ब्राइडल ड्रेस डाइट भी काफ़ी मकबूल है, काफ़ी फेमस हो रही है, जिसमें चंद दिनों में भरपूर नताइज हासिल करने के लिए डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं और टारगेटेड एक्सरसाइजेज रिकमेंड की जाती हैं। तो ये डाइट प्लान्स कितने इफेक्टिव हैं और बॉडी शेप अप करने और वजन की कमी के लिए कम वक्त में बेहतर नताइज हासिल करने के लिए जो तरीका है कितना मौसर साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनब गोंदल हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद ज़ुहैब बुखारी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। ज़ैनब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और ज़ुहैब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। ज़ैनब, सबसे पहले आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आज हम बात करने वाले ब्राइडल ड्रेस डाइट के हवाले से, और सबसे पहले तो मुझे बताइए ये डाइट है क्या? बहुत ही यूनिक नेम भी है इसका। मतलब पहले हमने बहुत सारी ऐसी डाइट देखी है, कीटो डाइट होगी और भी सारी डाइट होगी, ये तो एक अलग ही नाम आ गया है सामने। बाकी जितनी भी डाइट्स हैं वो आप पूरी लाइफ किसी भी टाइम कर अच्छा। सकते हैं। ये जो एक ब्राइडल डाइट है ये हाँ। पागलपन लाइफ में सिर्फ एक बार अच्छा, आता है, ठीक है। और उसमें हमें लग रहा होता है कि जिंदगी जो है वो शादी की डेट तक हाँ, है, उसके हाँ। बाद वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हम उसके लिए चाहे वो अच्छी है, बुरी है, इफेक्टिव है, नहीं है, हम हर चीज ट्राई करते हैं। ओके, लेकिन गलती कहाँ आती है वो हम फिगर आउट नहीं करते। ठीक। हम क्या करते हैं, डाइटिंग आपने बता दिया डाइट कर लो, किसी ने हाँ। कह दिया ये ना खाओ वो ना खाओ ये कर लो, हम बस सब करते चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को मॉडल कोई भी सोचा हुआ होता है हाँ। कि मैंने तो वो लगना है अपनी शादी पे। एग्जैक्टली, हाँ। वो लगने के लिए सिर्फ बॉडी नहीं, आपको स्किन भी चाहिए वैसी, अपना स्किन का फ्लॉलेस होना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम डाइटिंग स्टार्ट करते हैं हम ये भूल जाते हैं कि उसका सबसे पहला असर हमारी स्किन पे पड़ता है, हमारे फेस पे पड़ता है। डलनेस, ड्राइनेस जो आती है वो सबसे पहले आपके फेस पे आती है। बिल्कुल। अब आप शादी वाले दिन चाहे 10 किलो लूज करके बैठे हुए होंगे, लेकिन आप इस तरह होंगे हाँ, तो आप अच्छे फायदा नहीं है, लगेंगे। exactly, फायदा ही आप नहीं अच्छे है नहीं कोई। लगेंगे। हाँ। इसलिए आपको चाहिए कि आप कोई ऐसी डाइट करें जो आपको हेल्दी भी रखे, हाँ। खूबसूरत भी रखे, और शादी वाले दिन आप एटलीस्ट अपने आप में तो लगे, आप खुद exactly। तो लगे। हाँ। अब बहुत सारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं शादी से 1 महीना 2 महीने अच्छा। पहले। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक। आपकी शादी की डेट फिक्स हो रही है 5-6 महीने पहले आपको आइडिया होता है। आपने 10 kgs भी इवन लूज करना है तो 5-6 मंथ्स के ड्यूरेशन में अगर आप लूज करते हैं तो वो बड़ा हेल्दी वेट लॉस होता है। Okay। और उसके साथ अगर हम देखें तो स्किन का ग्लो भी नहीं जाता। शादी वाले दिन अगर आपका मेकअप नहीं स्टिक कर रहा होगा, डार्क सर्कल्स नजर आ रहे होंगे, स्किन जो है पैची होगी, हाँ, तो क्या फायदा फायदा ही ऐसे नहीं है, पतले exactly, होने कुछ, का। हाँ। आप अच्छे ही नहीं लग रहे होंगे। इसीलिए मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि 6 मंथ्स पहले से वेट लॉस स्टार्ट करें। Okay। और 15 दिन पहले हर डाइट छोड़ दें। ओके, हर डाइट छोड़ के अपनी नॉर्मल रूटीन में आए, हेल्दी लें, ठीक है। फ्रूट्स लें, जिसके ये लिए तो बात करेंगे ज़ैनब डिटेल में कि किस तरह के हमें प्रोटीन्स चाहिए, किस तरह के कार्ब्स चाहिए। अभी ज़ुहैब की तरफ भी चलते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट है हमारे साथ। डाइट तो होनी है लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज भी तो करनी है। हमारे यहाँ पे ये लोग हैं कि हमने डाइट कर ली तो बस ठीक है, हमारा वजन कम हो जाता है। ऐसा है, एक्सरसाइज नहीं करने की जरूरत होती? यार मुझे तो सबसे पहले चीज़ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। हाँ। और जैसे ही फ़ोन आता है सर आप अवेलेबल, मैंने कहा शादी है मेरी 2 महीने के बाद, मुझे 10 अच्छा, किलो कम करना अच्छा। है। तो ये हमारे जो है ना फोकस
पता नहीं किधर है हमारे टारगेट्स, खाली एक दिन है पूरी ज़िंदगी में, सिर्फ शादी का दिन हमने रख लिया कि यार यही दिन है हमारे लिए शायद। ना हमें अपनी हेल्थ अजीज़ है ना कुछ। आप 2 मंथ्स का टारगेट लेके आ जाते हो ट्रेनर्स के पास कि यार मैं 10 kg 15 kg रिड्यूस करना, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। और अगर जैसे उन्होंने बताया कि यार अगर इतनी जल्दी हम वेट रिडक्शन करेंगे तो होगा क्या, फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी। और दूसरी कम्प्लिकेशन खास तौर पे लेडीज़ में क्या मसला होता है, जो मिस कैरेजेस आप इतना सुनते हो, ये इसी की सबसे बड़ी वजह है कि हम 2 मंथ्स में ऐसे ही फाके, मैं इसको कहूँगा फाके करते हैं कि हमारी बॉडी अंदर से बिल्कुल फारिग हो जाती है। और जब शादी के बाद इसके हमें पता चलता है कि अच्छा यार बॉडी अंदर से बिल्कुल ही वीक है। और तो मैं भी रिकमेंड करूँगा एक्सरसाइज, अगर आपने कोई भी टारगेट अचीव करना है एटलीस्ट 5-6 मंथ्स पहले स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करें उसको, और फिर शादी के करीब जाके मतलब हेल्दी चीजें लें। आपके ऊपर भी ऐसा बर्डन होता है, जैसे बिल्कुल। न्यूट्रिशनिस्ट के पास होता है कि हमें ऐसा डाइट प्लान दे दिया जाए, और आपके पास होता है कि हमें ऐसी एक्सरसाइज बता दी हाँ जाए। जी, और बल्कि लोग तो कहते हैं कि यार मैं कह दूं कि यार 2 महीने में चलो यार 10 kg तो नहीं 6 कर देंगे, चलो ठीक है। इतनी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आगे से ये आता है जो आपके सर फलां ट्रेनर तो कह रहे हैं 10 किलो 15 किलो 20 किलो। तो मैं फिर कहता हूँ भाई उनके पास चले, जो आपने हेल्दी जिंदा रहना है शादी तक, या शादी वाले दिन जनाजा उठवाना है जब अपना। आप किसी को ऐसी चीज रिकमेंड करते हैं ना, तो वो फिर आपको छोड़ के मेडिसिन की तरफ, बिल्कुल, सप्लीमेंट्स की shortcuts तरफ ढूंढते हैं फिर। शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हाँ, हमें एग्जैक्टली। सिर्फ शॉर्टकट चाहिए लाइफ में, हमें रियलिस्टिक गोल्स नहीं है। हमें ये चाहिए कि कुछ भी मिल जाए जो बस मुझे पतला कर दे। वी डोंट नीड हेल्दी लाइफ, हमें सिर्फ पतला होना है। हेल्दी टारगेट वेट लॉस जो है वो है 2 kg पर मंथ। Exactly. जो साइंस कहती है 2 kg इनफ है, लेकिन हम कहते हैं नहीं 2 kg हम कह दें तो क्लाइंट कहता है भाई आपको ट्रेनिंग नहीं आती करानी, बस 2 किलो इतना तो कम मैं एक करने दिन हैं ना आप। खाऊं तो मैं हो जाता हूँ। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह हमेशा देती हूँ कि आप कभी गोश्त लेने गए हैं, तो अगर वो कहें कि हाँ गए हैं, तो मैं पूछती हूँ कि कभी कहा है 1 किलो या 2 किलो गोश्त दो, तो वो कितना हैवी होता है। Exactly, जब वो बॉडी से निकल रहा है तो क्या आपको वो लगता ही नहीं है, लेकिन जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो वो मजाक लग रहा होता है, हाय आज भी 68, आज भी 68। मतलब कोई मजाक नहीं है 67 पे जाना, आपको उसके लिए काम करना है, मेहनत करनी है, एफर्ट जितना काम आपने खाने में किया होता है ना, जितनी मेहनत आपने खाने में की होती है, उतनी मेहनत आपने करनी होती है कि उसको हमने रिड्यूस भी करना है, निकालना भी है। शादी फॉर एग्जांपल 25-26 इयर्स में हो रही है, तो कम से कम 25 मंथ्स तो उसको दें कम करने के लिए। हाँ। नहीं तो किस तरह की, फिर मुझे बताइए, अगर लिस्ट वाइज आ जाते हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, हमें कैलोरीज कितनी इनटेक करनी चाहिए, किस तरह फिर करें हम, अगर डाइट प्लान अगर हम लोगों ने शुरू करना है तो? सबसे पहले तो अपना ये प्लान करें, हमारा बेसिक मार्केट्स के चक्कर बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। सबसे फेवरेट हमारा टेलर होता है उन डेज में, उसके पास तो हम सारा दिन पाए जाते हैं लड़कियाँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये करें कि अपना प्लान करें कि मील स्किप नहीं करना, चाहे वो लंच है चाहे डिनर है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही दोनों मील्स जो हैं इनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। अपने घर से निकलते हुए चना चाट, लोबिया चाट, कुछ भी सालन टाइप कुछ भी, मतलब जो प्रोटीन का पैक हो वो लेकर निकले। चिकन के पीसेस लेके, ग्रिल हो, बॉइल्ड हो, बेक्ड हो, वो लेके निकले। सैलड जो है वो बॉक्स में रख लें, वो लेके घर से निकलें। जहाँ आपको भूख लगे, टाइम आए खाने का, वहाँ पे अपना लंच बॉक्स खोलें और वो खाएं। अच्छा। बजाय के बाहर से खाने के। बाहर से खाने में मैंने अक्सर क्लाइंट्स से सुना यही है, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं खा रही, बर्गर पिज़्ज़ाज में नहीं खाती, मैं सिर्फ तिक्काज पे चली जाती हूँ। ठीक है, तिक्काज आर हेल्दी, हम प्रेफर करते हैं कि आप वो खा लें, लेकिन शादी से पहले वो जो ऑयल यूज हुआ होता है वो स्किन पे ब्रेकआउट्स देता है, वो स्किन को जो है वो डिहाइड्रेट करता है और प्यास उससे बहुत ज़्यादा लगती है। और हमने सारा दिन मार्केट घूमना होता है, इसलिए हम अपना वाटर इनटेक जो है वो भी बिल्कुल कम कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो जिसकी वजह से हमारा सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, उसके साथ डिहाइड्रेशन हो रही होती है, ड्राइनेस स्किन होती है, डलनेस होती है, मतलब जो हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो तो हमें मिलेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली शादी Totally वाले दिनों में opposite ऑपोजिट हो जाएगा। ज़ुहैब, किस तरह की, फिर अगर हम लोगों ने महीना 2 महीना पहले अगर हम एक्सरसाइज शुरू करनी है तो किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? कोशिश करें कि मल्टी मसल एक्सरसाइज करें। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा मसल यूज़ हो रहे हैं। जिन लोगों के खास तौर पे शादियाँ कोई इवेंट होता है, वो तो पहले तो 10-10 साल जिम में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई इवेंट आता है तो हमें कहेंगे कि सर हमें 2 दफ़ा भी जिम में बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। ठीक है सर आप सुबह भी आने से, शाम को भी आने से, दोपहर को भी आ जाऊँगा। अच्छा। तो लेकिन वो हेल्दी नहीं है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, रिकवरी का टाइम चाहिए। अगर हम इतना ओवर एक्सर्ट भी करेंगे तभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो हमने रिजल्ट्स लेने के लिए अगर शॉर्ट टाइम है तो क्या करना है कि एक तो डाइट, ओवरसी 70% डाइट करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, अगर डाइट नहीं करोगे तो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं, पूरा दिन एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज जो होगी कोशिश करें मल्टी मसल्स करें, कार्डियो ट्रेनिंग ज़्यादा करें। कार्डियो एक्सरसाइज से क्या होगा, मल्टी मसल फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्वाट्स है, एट द सेम टाइम 2 से 3 मसल यूज़ करो, पुशअप्स है, एट द सेम टाइम 2 से 3, कैटलबेल स्विंग्स हैं, क्रॉसफिट की कुछ ट्रेनिंग्स हैं, आप प्लैंक्स कर सकते हो, उसमें मल्टी मसल्स हैं, आपके लोअर बैक, आपकी कोर, आपके शोल्डर, आपके हिप्स, इस तरह के मसल जो है मैक्सिमम
कोशिश करें लार्ज मसल्स को ट्रेंड करें। ऐसे ही है कि जब छोटा बच्चे को हम छोटा मसल फॉर एग्जाम्पल बाइसेप है, हाँ। इसको हम ट्रेंड करेंगे तो कम कैलोरीज बर्न होंगे, लेकिन जब बड़े मसल को ट्रेंड करें तो कैलोरीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके। तो हमें कोशिश करें जब हमारा शॉर्ट टाइम है तो कोशिश करें बड़े मसल्स को टारगेट करें, क्योंकि हम फिर कम टाइम में मैक्सिमम कैलोरीज बर्न मैक्सिमम करेंगे। कैलोरीज, लेकिन ज्यादातर लेकिन वो भी ट्रेनर्स के साथ, ये नहीं हाँ। कि यार मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि शादी के करीब एक मेरी क्लाइंट ही थी तो वो आ नहीं सकती थी ठीक। जिम, तो उन्होंने एक्सरसाइज खुद ही की घर पे, वड़ावर जो भी किया। शादी के 2 दिन बाद उनको मैसेज आया कि सर मेरी तो नीज रह गई है, मेरे ओहो। तो शादी वाले दिन चला नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मुझे सहारा दे के स्टेज तक लेके गए हैं। ओके। वो क्यों? बिकॉज वो गलत एक्सरसाइज करती हैं, स्क्वाट्स गलत लगाती हैं। अगर आपकी फॉर्म नहीं ठीक होगी स्क्वाट्स करते इवन, तो आपके नीज पे लोड आता है, नीज पे लोड आएगा तो आप इंजर कर रहे हो अपने आप को। लेकिन वो करती रही, कहते मुझे पेन थी मैं फिर भी करती रही कि यार मैंने पतला उनको ये होगा कि तो शायद गाइडेंस ही इफेक्ट लेकिन हो लेनी। रहा है मेरे मसल्स के हाँ। ऊपर, इसलिए मुझे दर्द हाँ हो रही जी। है। तो ये बड़ा इशू है कि हम कहते हैं कि शादी है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम प्रॉपर गाइडलाइन के साथ नहीं चलते। गाइडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग डाइट गलत ले लेंगे तो हमारे वो स्किन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर हम exactly. एक्सरसाइज गलत कर लेंगे तो हमारी इंजरीज होने के भी हमें चांसेस हो सकते हैं। जरा जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले जैसे ही हम डाइट शुरू करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले क्या छूटता है? रोटी और चावल के हम लोगों ने ये छोड़ देना, हमारी डाइट शुरू हो जाएगी। क्या एकदम छोड़ देना अच्छा है? ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है ये। सबसे पहले ही जब हम सोचते हैं कि मैंने डाइटिंग करनी है या किसी के पास भी हम जाते हैं तो हम कहते हैं क्या है, मैं रोटी चावल छोड़ दूं। एग्जैक्टली हाँ। मैं डाइटिंग पे हूँ, आज से मैंने रोटी चावल नहीं खाने। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन ऑफ कार्ब्स वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रिफाइंड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब ये एक टर्म्स हैं। ठीक है। रिफाइंड कार्ब्स कौन से हैं? वाइट ब्रेड है, मैदा है, ओके। वाइट फ्लोर है, वो ना खाएं। ओके। वो वाकई ही हमारा वेट गेन कराते हैं, वो बुरे हैं हमारे लिए। उनको हजम होने में जो है वो टाइम नहीं लगता, ऐसे हजम हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके। हमें एनर्जी नहीं देते, वो सिर्फ हमें कैलोरीज देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। ओके। दूसरी तरफ जो हमारे हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, उनमें हमारा जो येलो वाला आटा होता है जिसको देखते ही हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं चाहिए, चोकर वाला आटा ये तो मैं खा ही नहीं सकता। हाँ। मैं एक दिन खाएं, 2 दिन खाएं, आप आदत हो जाएगी उसकी खाने की। उसके साथ ओट्स खाएं, दलिया खाएं, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ये वेट लॉस भी कराती हैं और आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स भी नहीं देती। अगर आपने डाइट स्टार्ट करनी है, जो घर में बंदा बैठा हुआ है जिसको नहीं पता एक ले मैन है, आपने सबसे पहले क्या करना है? अगर आप रोटी चावल छोड़ना चाहते हैं, जहां आप दिन में 3 रोटियां खा रहे हैं उसको आप मैक्सिमम कम भी करेंगे तो 2 करेंगे। फर्स्ट डे आप ये नहीं करेंगे कि 3 रोटियों से मैंने 0 कर दिया, खत्म, दैट्स ऑल। अगर आप रोटी चावल के साथ वजन कम नहीं करेंगे तो फिर ये सोच लें कि सारी जिंदगी रोटी चावल अगर तो नहीं खाना तो वेट लॉस होगा। ओके। और वेट मेंटेन रहेगा। अदरवाइज जिस दिन आप दोबारा खाना शुरू करेंगे तो वो दोबारा से पुट ऑन करना शुरू हो जाएगा आपका वेट। तो इसलिए आपने स्टेज वाइज जो है वो चीजें छोड़ना भी है और शुरू भी करना है। ज़ुहैब, जैसे हम पहले भी ब्रेक में बात कर रहे थे कि बहुत से लोग स्लिम होते हैं, वो वजन कम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो लोअर बेली फैट होता है वो नहीं जा रहा होता। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमारा टारगेट जो होता है, हमारा जो टारगेट हमने रखा होता है क्या? वेट लॉस। जबकि वेट लॉस में होता है हमारा टारगेट होता है फैट लॉस। ओके। वेट लॉस और फैट लॉस 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वेट लॉस जब भी हम करेंगे उसके अंदर हमारा लीन मैस भी गिरेगा और फैट मैस भी गिरेगा। लीन मैस अगर मैं 1 kg लूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे जाओ गोश्त की, सुबह 1 kg दे दो चिकन या मटन जो भी है, तो वो बड़ा कम्पैक्ट एंड कंक्रीट सा होगा, छोटा सा होगा 1 kg का। लेकिन अगर मैं कहूँगा ना उससे यार 1 kg आप चर्बी वगैरह डाल दो तो वो इतनी ज़्यादा बन जाएगी, बिकॉज वो कम्पैक्ट एंड कंक्रीट नहीं होती। तो अब होता है कि हम अपना वेट का टारगेट में सेट किया हुआ, लेकिन हमने अपनी बॉडी कंपोजिशन का नहीं सेट किया हुआ। एक्चुअली बॉडी कंपोजिशन है मेरा, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने 60 kg वेट करना, मेरा 60 हो भी गया, लेकिन फिर भी मैं अगर फ्लफी नजर आऊँ, उसका मतलब है कि मेरी बॉडी कंपोजिशन नहीं ठीक, मेरी बॉडी में फैट लेवल ज़्यादा है, लीन मैस कम है। तो उसके लिए क्या करना है? ओबियसली डाइट में आपने कार्ब्स थोड़े कम रखने हैं, फैट्स थोड़ा ज़्यादा रखना है, बंद नहीं करने कार्ब्स। किसी तीनों चीज़ें बॉडी में होना ज़रूरी है, इनटेक ज़रूरी है, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, तीनों का बंद नहीं हम कर सकते। ठीक है जी। फिटनेस और एक्सरसाइज करना और अपना डाइट प्लान को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। ज़ैनब, आपका बेहद शुक्रिया। और सैयद ज़ुहैब बुखारी फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। ज़ुहैब, आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब, एक्सरसाइज के हवाले से हमने बात की, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मोहलिक वायरसेस के हवाले से जो हमारी जान ही नहीं छोड़े हैं। अभी हम लोग कुछ वायरसेस से जूझ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस है और डेंगू वायरस है। इनके चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पोलियो वायरस है वो भी उठता जा रहा है और उसके भी रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि केसेस आ रहे हैं, लेकिन मुहिमात का सिलसिला भी जारी है। और जो गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये जो वायरस है ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ रहा। पोलियो वायरस की मैं बात कर रही हूँ और पाकिस्तान कई सालों से इस वायरस के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है और वक्तन फ़वक्तन इंसदादे पोलियो मुहिमात का एहतमाम भी किया जाता है, इनाकाद भी किया जाता है और अब एक मरतबा फिर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का जो मिशन है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है और पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रही हैं। हुकूमत तो जनाब अपनी कोशिशें जारी रखती है, उसके साथ साथ हमारी भी हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस वायरस के खिलाफ जारी जंग में हम अपना हिस्सा डालें और इस बात को यकीनी बनाएं कि 5 साल से जितने भी कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो वायरस आखिर क्यों पाकिस्तान की जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा? पोलियो वायरस से निजात कब और कैसे मिल सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयदा रमलाली हैं, सरबराह पंजाब पोलियो प्रोग्राम है, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। रमला, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और बिलाल आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। रमला, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। कल से पोलियो प्रोग्राम का, पोलियो कैंपेन का स्टार्ट हो चुका है। हमें बताइएगा कि कितना हदफ मुकर्रर किया गया है और कितनी कामयाबी से ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट हुई है। हाँ जी, ये इस साल की पहली नेशनल इम्यूनाइजेशन ड्राइव है। ये पूरे 36 अजला में कल से स्टार्ट कर दी गई है और कल एक दिन के अंदर हमने 7 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए हैं। ओके। और लाहौर अलोन के अंदर 6 लाख बच्चों को हमने कतरे पिलाए हैं। तो टोटल हदफ इसका जो है कोई 2 करोड़ 20 लाख बच्चों का है पूरे 5 दिनों के अंदर। और हमारी कोशिश है कि उससे ज्यादा ही बच्चे मिल जाते हैं क्योंकि कुछ गेस्ट होते हैं, कुछ माइग्रेटरी बच्चे होते हैं, हाँ। वो ट्रैवलिंग के अंदर कवर हो जाए। इसके लिए टीमें हमने 1.5 लाख वर्कर्स जो हैं वो फील्ड में लगाए हैं। 70,000 से ज़्यादा टीमें हैं हमारी जो कि मुख्तलिफ अजला में हैं, स्टेशनरी भी हैं, ट्रांजिट पॉइंट्स पे भी हैं, मार्केट्स में भी खड़ी हैं, ताकि तमाम बच्चों को हम कवर कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल, आप मुझे बताइएगा, कल से इस कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है, आपको क्या लगता है? स्टैटिक्स के हवाले से हमें बताइएगा, कितने जो बच्चों को पिलाया जा चुके हैं कतरे, आगे आने वाले दिनों में कितने टारगेट किए जाएंगे? बिल्कुल मुनीबा, इसमें देखें कि जो रवां साल है इसकी पहली कैंपेन है और ये बड़े अच्छे जो तरीक़ाकार से जारी की गई, जिसमें 70 लाख के करीब जो पहले दिन बच्चों को कतरे जो हैं वो पिला दिए गए हैं। तो पहले 3 दिन में ये मुसलसल जो कैंपेन है ये करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन इनका जो कैचअप डे का है वो होता है। अच्छा। तो लेकिन इसमें यह है कि जो हमने देखा कि 2019 में 20 में थोड़ी सी मुश्किलात इनको पेश आई थी, पोलियो मुहिमात थोड़ी सी कम की गई, डिले हो गई। इस साल 2022 के अंदर काफ़ी इनको टाइम मिलेगा, मतलब हर 2 माह के बाद अपनी जो कैंपेन है ये कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और सुनहरी टाइम है इस वक्त पंजाब के पास और पाकिस्तान के पास। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी पोलियो की जो 25-26 साल तारीख है कभी इतना करीब इसको ख़त्म करने के हवाले से या वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से कभी नहीं पहुंचा जितना अब ये पहुंच चुका है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर एक ऐसा सिटी था जहां के आउटफा रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड और ये गुलशन रावी के इलाके जो थे, यहाँ पे जो माहौलियाती नमूने थे ये हमेशा पॉजिटिव आते थे। हाँ। तकरीबन 7-8 माह से वहाँ पे भी जो माहौलियाती नमूने हैं ये मनफी आ रहे हैं। ओके। फिर इसके साथ साथ हमारे पंजाब के अंदर गुज़िश्ता साल कोई केस नहीं आया, लेकिन 2021 में सिर्फ एक केस बलोचिस्तान में आया था। ओके। और इसके बाद अगर हम 2020 को देखें तो 84 केसेस थे, 2019 को देखें तो 184 केसेस थे, 147 केसेस थे। तो अगर उसके बाद फिर जाते जाएँ केसेस आते जाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास ही एक बड़ा अच्छा टाइम है कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद वर्कर्स को थोड़ा सा इन्हेंस करें, पुशअप करने की ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त हमारे ऊपर जो सफरी पाबंदियाँ लगी हैं या दूसरी जो पाबंदियाँ लगी हैं वो भी ख़त्म की जा सकें। और दूसरी इसमें सबसे अहम जो चीज़ ये है कि जो WHO है उसका ये कहना है कि जब तक आप 3 साल मुसलसल अगर वायरस को केस हमारे पास नहीं भी आता, मतलब 2021 में हमारे पास सिर्फ एक केस आया, अगर इंशाल्लाह हमारे पास 2022 में, 23 में, 24 में कोई केस सामने नहीं आता तो फिर हम इस हद तक जा सकते हैं कि हमें जो पोलियो का इस वक्त जो सफ़ी पाबंदियाँ लगी हैं और ऑब्जर्वेशन में फिर रखा जाएगा, फिर हमारे ऊपर ये जो तमाम तर इस वक्त जो बैन्स हैं ये भी ख़त्म हो सकते हैं और फिर हम
इस सतह पे आ सकता है कि हम पोलियो फ्री बन सकें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको 3 साल आपके मुल्क के अंदर कोई जो केस है वो सामने ना आए। लेकिन इस वक्त मैडम भी चूँकि बड़ी एफिशिएंट हैं और बड़ी विजिलेंट हैं पोलियो को लेके, तो इसमें हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि ख़ासकर जो बाहर के सिटीज़ से या इजलास से जो लोग आते हैं या प्रोविंस से जो लोग आते हैं, उनके लिए अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो दाखिली खारजी रास्ते हैं, वहाँ पे एक परमानेंट जो टीम्स हैं उनको हायर करना चाहिए, ताकि वहाँ पे हर जो बच्चा जो आने वाला है उसको पोलियो के जो ड्रॉप्स की कतरे पिलाए जाए, क्योंकि इसके पिलाने का नुकसान तो कोई नहीं है। इससे सिर्फ इम्यूनिटी जितनी बेहतर होगी, बच्चे उतने ही इससे पोलियो से बचे रहेंगे, क्योंकि वायरस तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वायरस तो अभी माहौल के अंदर मौजूद है। लेकिन ये है कि जितनी ये मुहिमात करती हैं, मेंटेन हमने किस तरह करना है। रमला, मैं यही आपसे पूछूंगी कि क्या पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि लाहौर को डिक्लेयर किया जा रहा था पोलियो फ्री, तो मुझे बताइएगा स्टेटस को फिर मेंटेन करने के लिए कितनी क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है, क्या आप लोग प्लान आउट कर रहे हो इस हवाले से? यानी देखिए, हमारी पर्पस तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम पोलियो फ्री हो जाएं। हाँ। उसके अंदर हम एक क्वालिटी एश्योरेंस अपनी बहुत इंश्योर करते हैं कि हर कैंपेन के अंदर हो। बच्चों को अगर हम कतरे पिला रहे हैं तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हो। कतरे जो हैं वो हीट से ज़्यादा जो है अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आइस पैक्स हैं, कोल्ड बॉक्सेस हैं जिसके अंदर वो ट्रैवल करें, ठीक है, और पिलाते हुए बच्चे के मुंह के अंदर कतरे गिरें, बाहर ना गिरें, इस तरह की छोटी चीज़ें जो हैं, फिंगर मार्किंग है, सबको रीच आउट करना एक मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन टीमें हमारी वो करती हैं। उनकी दाद रसी के लिए जो है हम खुद भी फील्ड में निकलते हैं, उनको भी चेक करते हैं, उनके साथ डोर टू डोर फिरते हैं, लोगों को थोड़ी सी एडवोकेसी भी करते हैं कि वो उनको भी हेल्प करें, क्योंकि एट टाइम्स हमारे जो है ना वो कोविड के बाद से लोगों का इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया है और लोग उसकी वजह से भी थोड़े से रेजिस्टेंट होते हैं डोर खोलने के ऊपर। लेकिन हम कोशिश ये जारी और सारी है, गवर्नमेंट की भी, चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर मैडम जो हैं और तमाम सेक्रेटरी साहिबान भी जो हैं, यही कोशिश है हमारी कि लोगों के अंदर एक पॉजिटिव इमेज फैलाया जाए कि वायरस से लड़ा जा सकता है। एक बच्चे को हमेशा की माजूरी से बचाना है, एग्जैक्टली, ये 2 कतरे पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रमला, बिलाल बोल रहे थे कि बाहर से जो बच्चे आते हैं उनके हवाले से कोई आप लोगों ने कोई पॉलिसी अपनाई हो कि जो दाखिली और खारजी रास्तों पे आप लोगों ने टीम्स वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर उनका वहाँ पर आप लोगों ने ठहराया हो कि वो चेक कर सकें? हाँ, नहीं, उसके लिए हमारे पास तमाम ट्रांजिट पॉइंट्स जो हमारे मेन आर्टरीज हैं जो कि प्रोविंशियल का कनेक्शन की हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट ही हैं उसके अंदर, और बस स्टॉप्स, इन सब के ऊपर हमारी परमानेंट टीम्स बैठी होती हैं। ओके। 2 टीम मेंबर्स होते हैं, साथ उनकी पुलिस असिस्टेंस भी होती है, क्योंकि एट टाइम ज़रा शोर ज़रा ज़्यादा मच जाता है तो उनकी असिस्टेंस के लिए पुलिस भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमारे, चाहे वो KPK से एंट्री है, चाहे साउथ से पंजाब और उसके अंदर बलोचिस्तान और सिंध की तरफ से है, हमारे तमाम ट्रांजिट पॉइंट्स पे परमानेंट टीम्स हमने बिठाई हैं तमाम टोल प्लाजाज के ऊपर। वो बसेस को स्पेशली रोक के बच्चों के अंदर जाके बस के अंदर बच्चों को टीके वो तक कतरे पिलाती हैं। ठीक है, मतलब मुतहर्रिक हैं सारे। मुझे आप बताइए बिलाल, ज़िले इंतज़ामिया और जो पंजाब हुकूमत है वो कितनी आपको मुतहर्रिक नज़र आ रही है इस मुहिम के हवाले से, और जब भी मुहिम होती है उस हवाले से? देखिए, ये एक नेशनल कॉज है, और इसमें हमेशा से जो ज़िले इंतज़ामिया खुद जो है, ये जितने भी हमारे DDHO हैं और CO लाहौर हैं, इनसे खुद पोलियो के हवाले से पूछते हैं। मतलब कमिश्नर लाहौर इसमें बड़ा कीन इंटरेस्ट रखते हैं। जब ये हमारे पास पोलियो के सैंपल्स मंथली आए थे तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था। इसी तरह जो CM लेवल पे और PM लेवल पे भी इस सारी कैंपेन को देखा जाता है। और चूँकि आपको पता है कि रिसेंटली बिल गेट ने भी विज़िट किया था पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी अपने तो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो रखे थे। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान ही वाहिद कंट्री है जिसको तकरीबन 3 दहाइयाँ होने को हैं, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली ये वायरस जो है जाने नहीं छोड़ा। हाँ जी। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसने जैसे भी काबू किया है, मतलब वो केस शो ऑफ नहीं करते, लेकिन 1 अरब तकरीबन 20 करोड़ की आबादी में कोई केस सामने नहीं आ रहा। तो इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान ही बचा है, तो उसको बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमें फेडरल लेवल पे भी दरकार होगी। चूँकि आपको भी पता है मोस्टली जो केसेस हैं ये सारे KPK वाली साइड पे या बलूचिस्तान वाली साइड पे कोई एक आध केसेस सामने आता है, और उसमें भी चूँकि बलूचिस्तान अफगानिस्तान में अभी पिछले साल उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा था, लेकिन फिर वहाँ पे भी एक केस जो था वो सामने आया। तो ये वो जो बेल्ट है उस पर ज़रा नज़रसानी और फोकस करने की ज़रूरत है कि उस बेल्ट को या उस एरिया के जो लोग हैं उनको मज़ीद किस तरह कन्विंस किया जा सके। वहाँ पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा पोलियो ड्रॉप्स का करना पड़ेगा, ताकि ये जो इसका ट्रांजैक्शन है वायरस का उसको ख़त्म किया जा सके। चूँकि ये वायरस आपको पता है, जब एक दफ़ा जब कोई भी
पंजाब में या लाहौर में आ जाता है तो फिर ये उसमें सीवरेज में चला जाता है। फिर इस सीवरेज के रास्ते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सेहत का निज़ाम है वो भी थोड़ा सा आपको पता है वीक है, तो फिर ये चूँकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी फिर इम्यूनिटी वीक होती है, उनको फिर आलूदा पानी से या फिर खुराक के ज़रिए ये वायरस जो है ये मुंतकिल होता है, तो फिर इस तरह केसेस जो हैं ये बढ़ सकते हैं। तो इस वक्त चूँकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कर भी सकते हैं। हमारे पास जितनी ह्यूमन सोर्स है, जितनी मतलब 1.5 लाख टीमें बनाई हुई हैं, तो ये जब फ्री होंगी तो फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, बिलाल आपसे भी पूछूंगी, देन रमला आपसे भी इस चीज़ का जवाब लूँगी कि इस पे हम खात्मा क्यों नहीं इसका हो रहा वायरस का। हम इतनी मुहिमात भी करते हैं, पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं, घर घर जाके कैंपेन्स करते हैं, फिर भी आपका क्या ख्याल है, क्या समझते हैं आप कि क्यों नहीं इसका खात्मा देखो हो मुनीबा, पा रहा? इसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी है। अच्छा। हमारे पास हेल्थ जो इश्यूज़ हैं, हाँ। जो सेहत के इश्यूज़ हैं, उनकी भी कमी है। फिर हमारे कुछ लोग हैं जो काफ़ी रिजिड हैं, जो कि हमेशा रिजेक्ट करते हैं, सम टाइम पिलाते हैं, सम टाइम नहीं पिलाते। अच्छा। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि बाज़ औक़ात हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी सिर्फ मतलब फिल ही कर देते हैं। अच्छा। मतलब कागजी कार्रवाई तक ही बस कागजी रहते जो हैं, कार्रवाई हाँ। है वो कर देते हैं। लेकिन ये मतलब ये तो एक सुनी अनसुनी बात है, इसमें कोई हतमी नहीं है। लेकिन लोग सम टाइम जो है कोऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज बने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन जो है ये गैर इस्लामी है, बिल्कुल, इसके पीने बिल्कुल। से हमें कोई मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आएगा, या बच्चा इसमें कोई उसको कोई डिस एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लोगों के अंदर मौजूद हैं, और ख़ासकर ये वही जो लोग हैं जो कि मतलब KPK वाली साइड पे हैं, जो मतलब जो पठान हैं, मतलब जो थोड़ा सा, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से काफ़ी लोगों को इसमें इन्वॉल्व भी किया गया, जिसमें बिल्कुल ऐसे इन्वॉल्व किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है। रमला आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं हम इस पे खात्मा इसका हो रहा है, इस वायरस का, खास तौर पर 3 दहाइयों से, जैसे मैंने बताया और बिलाल ने भी बताया कि इस पर हम काम कर रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन कैंपेन्स भी होती हैं, लोगों में अवेयरनेस भी पहुंचाई जाती है, फिर भी क्यों? आपका जो तज्जिया है या आपका जो कह लें कि क्या कहते हैं इस पे? देखिए, हम तो आपने जैसा कहा मुतवातर हर साल ही कुछ 6 से 7 कैंपेन्स होती हैं, कुछ नेशनल होती हैं, कुछ स्पेशल होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारी माइग्रेटरी मूवमेंट इतनी ज़्यादा है लोगों की, फ्रॉम वन प्रोविंस टू दी अदर, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू दी अदर, अपनी जॉब के लिहाज से, अच्छा, कि एट टाइम्स वो बच्चे मिस हो जाते हैं हमारी कैंपेन्स के अंदर। तो हम इस दफ़ा हर दफ़ा इसलिए कोशिश करते हैं कि जी एक क्वालिटी एश्योरेंस के साथ कैंपेन को कंडक्ट करें, कि हमारे पास एक डेटा स्टेटिस्टिकली कलेक्ट हो जाए कि अगर इस महल्ले में 1 लाख बच्चा है तो वो अगले साल अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिहाज से उससे 2% इंक्रीज़ करना है, तो उसके साथ अगर वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया तो मतलब ये कि अगर माइग्रेटरी बच्चे ज़्यादा मूव इन कर रहे हैं या मूव आउट भी करते हैं उसके लिहाज से, तो वो एक डेटा जो है ना, उसके एनालिसिस की बेसिस पे अब हमने अपनी कैंपेन्स को काफ़ी बेहतर करना शुरू कर दिया। और इसी तरह हमारा स्टाफ भी जो है, और जो फील्ड वर्क है, फील्ड फोर्स है हमारी, वो इस चीज़ का ध्यान रखती है। प्रीवियसली ज़रूर हमारे पास कुछ ऑपरेशनल इशूज़ ज़रूर हुए हैं, जिसके अंदर लोगों के पास रेजिस्टेंस भी शो हुई है, रिफ्यूज़ल्स भी बहुत ज़्यादा थे। इवन लाहौर जैसे शहर के अंदर हमारे पास रिफ्यूज़ल्स हैं, और ये नहीं हम सिर्फ कह सकते कि जी रिलीजियस रिजिड माइंडेडनेस की वजह से, पढ़े लिखे लोग भी जो हैं बिल्कुल, हाँ, वो भी करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी हमने 1.5 साल की उम्र पे इसको लगा लिया था आखिरी टीका, तो उसके बाद और कतरे पिलाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, बच्चों के स्कूल्स जब हम भेजते हैं टीमों को, स्कूल्स के अंदर हमें एट टाइम्स रेजिस्टेंस आता है, पेरेंट्स उधर से स्कूल वालों के अगेंस्ट दवाले हो जाते हैं उल्टे, कि जी आप क्यों कतरे पिला रहे एग्जैक्टली, हैं, आपने क्यों पिलाए हैं? हाँ, आपने क्यों पिलाए, हम कर रहे थे खुद से। तो वो जो बहुत सारी एक है ना नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन पोलियो वायरस के अगेंस्ट या उसकी वैक्सीन के साथ, उसकी वजह से काफ़ी हमें डेटरेंस और इश्यूज ज़रूर अराइज करते हैं। लेकिन हमारा पर्पस यही है कि हम जितना बच्चों को कतरे पिलाएंगे उतनी ही उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा पैदा होगी। तो ये नहीं है कि जी अगर आपने उनकी रेगुलर डोज के अंदर उनको पोलियो के कतरे 2 दिन पहले पिलाए थे तो 4 दिन बाद पिलाने से उसको कोई नेगेटिव हो जाएगा, आप उसको फिर पिला सकते हैं। ठीक, मतलब कोई साइड इफेक्ट्स कोई नहीं साइड है इफेक्ट इसके? नहीं है। बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे को भी हम कतरे पिलाते हैं, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी सही होता है। इवन अगर स्लाइटली सिक बच्चा भी हो, हल्का सा बुखार हो या जुकाम खांसी हो, तो उसको भी हम अगर कतरे पिलाएं तो उसके अंदर भी उसकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, पर्पस ये है कि लॉन्ग टर्म बच्चे को जो है किसी माजूरी से या किसी मिसहैप से बचाया जा सके, क्योंकि अगर वो खुद सेहतमंद नहीं होगा तो हमारे माशरे पे काफ़ी उसका और दूसरा रमला ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हर 2 महीने बाद कैंपेन होगी या हर महीने कैंपेन होगी, तो क्या हर महीने हम लोगों ने कतरे पिलाने हैं उन्हें? हाँ जी, हर महीने जब भी आपके दरवाजे पे पोलियो टीम आए तो आप जरूर बच्चों को कतरे पिलाएं। बच्चों को प्लीज मत छुपाएं अपने,
कि जी वो घर पे नहीं है कि या उन्होंने सो रहा पिछले है। महीने हाँ, लगवा लिए हैं, कतरे पी लिए हैं, तो अब हमने अब नहीं पिलाना पिलाने है। हैं। हम डोर मार्किंग करते हैं, हमारे पास डोर मार्किंग का मैकेनिज्म है। वो इसीलिए है कि हमें पता हो कि हम लास्ट ईयर भी इसी लास्ट मंथ भी इसी कैंपेन के अंदर आए थे, इसी घर पे हम इस कैंपेन में भी आ रहे हैं। तो हमारा डेटा जो है वो उसके साथ कोरॉबरेट हम करते हैं कि जी पिछली दफा 2 बच्चे थे तो 2 बच्चों को ही हमने कतरे 2 बच्चों को ही पिला पिलाना है, हाँ। पिला के जाना है हमें। Exactly. तो जितनी दफा आपके पास टीम आए तो ये parents तो से ये बुला तो मेरे लेते हैं। साथ अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे, तो एक तो घर चला गया, दूसरी दफा जब वो टीम आई तो उन्होंने कहा जी 2 बच्चों को हमने लोगों ने लास्ट टाइम पिलाया था, दूसरा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा वो चला गया घर। दूसरा मुझे रमला ये बताए कि आजकल कतरे भी पिलाए जा रहे हैं और टीके भी लगाए जा रहे हैं पोलियो के, तो इनमें क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, कतरे जो हैं वो क्योंकि ज्यादा मैनेजेबल चीज है, बच्चों को टीके से जरा खौफ भी होता है, ठीक है। पोलियो वायरस की जरा सॉफ्टर आई थिंक वो है, अच्छा, डोज है पोलियो की कतरों की। जो वायरस की टीका वाला वर्जन है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जरा ज्यादा होता है, लेकिन उसके बिल्कुल ये मतलब नहीं कि अगर आपने एक दफा टीका लगवाया था तो अब आप कतरे ना पिए। कतरे भी पीने इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हम कतरे ही पिला के लोगों को भेजते हैं, बिल्कुल ऐसे हम उनको टीका नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। सैयदा रमला अली हमारे साथ मौजूद थी, सरबराह हैं पंजाब पोलियो प्रोग्राम की। रमला बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया। जनाब पोलियो मुहिम के हवाले से बात कर रहे थे, जिसका कल से आगाज़ हो चुका है। 5 रोज़ा ये मुहिम है, तो आपके घर भी अगर टीम आए तो ज़रूर उन्हें आप लोगों ने कतरे पिलाने हैं, क्योंकि सारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हुकूमत के साथ मिलकर ही इस जंग से हम जो है इस जंग को शिकस्त दे सकते हैं। फिर जनाब एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। तो मैं ना एक जगह पढ़ी थी कि दुनिया में एक लाहौर है और लाहौर में एक दुनिया है, और हकीकत भी यही है। लाहौर अपने अंदाज और अपने कह ले के मेहमान नवाजी से ही पहचाना जाता है, और पूरी दुनिया में हमारी मेहमान नवाजी जो है ना उसके चर्चे हैं कि किस तरह हम अपने जो बाहर से लोग आते हैं, इवन के जो यहाँ पर भी लोग होते हैं, उनकी किस तरह हम मेहमान नवाजी करते हैं और अपनी सकाफत को किस तरह आगे लेकर चलते हैं। तो लाहौरी ये जानते हैं जनाब के त्यौहार हमने कैसे मनाने हैं, वो चाहे PSL का मेला हो या जश्न बहारा का मेला हो, मेला चरागा हो या फिर मेला मवेशा हो। खूब अच्छे अंदाज में हम लोग ना ये सारे मेले मनाते हैं। और लाहौर में सर्दी के ख़त्म होते ही आपको पता है मौसम बहार को खुशामदीद कहने के लिए हर साल जश्न बहारा मेले का इनाकात किया जाता है, जिसमें पंजाब की सकाफत और कल्चर का खूब इजहार होता है। मेले ठेले तो पंजाब की सदियों पुरानी रिवायत भी है, और लाहौरिये ये रिवायत अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। और जलानी पाक लाहौर में जश्न बहारा मेले का इनाकात कल से हो रहा है। इस रंगारंग मेले में आवाम को क्या क्या देखने को मिलेगा, इस हवाले से कैसी तैयारियां चल रही हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद यासिर गिलानी हैं, चेयरमैन PHA हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर जश्न बहारा मेले का इनाकात कल से होने वाला है, तो बताइए कैसी तैयारियां चल रही हैं, मुकम्मल हो गई हैं सारी तैयारियां? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल कल इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इसके इफ्तिताह करेंगे कल, और उसके बाद से फॉर्मली इसकी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। उसका जो सबसे बड़ा फीचर है, जैसे आपने पहले इंट्रो में कहा कि लाहौर शहर तो पहचान ही इस वजह से है कि मेलों ठेलों का शहर है, जिंदा दिलान है, और वो लाहौर के जो लोग हैं वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को। तो अभी PSL क्योंकि कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से हमने को 2-4 दिन डिले किया। वैसे पहले हमारा था कि 27-28 को शुरू करते, लेकिन अब हमने क्योंकि PSL की एक्टिविटीज थी और उसमें भी लाहौर ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि लाहौर लाहौर बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये किया हमने जश्न बहारा का है, पूरा 1 महीना हमारा ये जश्न बहारा का प्रोग्राम रहेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हमारा, मैं समझता हूँ बेशुमार इवेंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो हमारा कल्चरल एक फेस्टिवल है वहाँ पे वो है। उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि पूरे पंजाब के जो सकाफती रंग है वहाँ पे नजर आए, सॉरी पूरे पाकिस्तान के, न सिर्फ पंजाब के, बलूचिस्तान के भी, KP के भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी। हम पूरे पाकिस्तान के जो कल्चरल इवेंट्स हैं, जो कल्चरल जो सकाफती तौर पे नुमायाँ चीज़ें वो वहाँ पे नजर आएँ। वहाँ पे हमने क्योंकि लाहौर शहर की ज़िंदगी अब बड़ी तेज़ी से वो अर्बनाइजेशन की तरफ जब जाते हैं, शहरी ज़िंदगी हो गई है, तो शायद मैंने या हमारे पहले लोगों ने
गांव में देखा हुआ है, विलेज साइड का देखा हुआ है। अभी हमारी जो नौजवान नस्ल है उसने बिल्कुल नहीं देखा हुआ है, बच्चों ने नहीं देखा होते हैं सकाफत जो हमारी पुरानी है। हमने वहाँ पे ये सारे का सारा जिस तरह से मेला तरतीब दिया है कि जब आप एंटर होते हैं तो पहले ही आपको वो गन्ने से जिस तरह से गुड़ बनता है वो नजर आ रहा होगा, वो वहाँ पे प्रैक्टिकली वहाँ पे वो बना रहा होगा। वहाँ पे गन्ने से रो निकाल के उसका कहते हैं जूस निकाल के फिर उसको गर्म करते हैं और गुड़ बनाते हैं। वो वहाँ पे बच्चों के लिए एक चीज़ नई चीज़ होगी कि अच्छा ये इस तरह से है। इसके बाद फिर इस तरह से और खाने पीने के स्टॉल्स हैं। फिर वहाँ पे जो है वो किस तरह के खाने के हवाले से हमें बताइए कुछ। आज हमने डिटेल में बात करनी है कि मेले पे हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि जश्न बहारा मेला है, बहार की भी आमद है, तो आपसे फिर कुछ तो फायदा हमने उठा रहे हैं। लेकिन डिटेल में हमें बताइए पंजाब के खाबे भी होंगे, किस तरह के खाबे होंगे? खाने में भी तकरीबन तमाम जो इम्पोर्टेंट खाबे जो लोग हमारे पसंद करते हैं खाने, रवायती खाने जो हैं, जो सारे जैसे चपली कबाब है पेशावर के, मेनली डिश वो पेशावर की है, वो भी यहाँ पे मौजूद होगा। सो यू के सजी बलोची सजी भी होगी, यानी तमाम सूबों की जो नुमाइंदा चीज़ें हैं जो मशहूर हैं वहाँ की, वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। तो एक तो ये कि वो 4-5-6 घंटे के लिए जब फैमिलीज आती हैं मूव करती हैं तो वहाँ पे बैठती हैं, खाना भी खाएंगी। और फिर वहाँ की ख़ास चीज़ें, सिंधी टोपी भी आपको मिल जाएगी, अजरक भी मिलेगी आपको, अच्छा। कमालिया का खद्दर भी मिलेगा आपको। इस तरह की चीज़ें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो कमर्शियल इस सेंस से ड्रेसिंग के अंदाज से, अगेन वही चीज़ के वो चीज़ें जो ज़्यादातर नुमाइंदगी करती हैं मुख्तलिफ शहरों से, ख़ास तौर पे उनकी सकाफत की जो है वो वाली चीज़ें वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। फिर हमने इस तरह से वो आपको विलेज साइड पूरे का पूरा एक कल्चर नज़र आएगा। अगर आप उसके अंदर मूव करें, भी कैमरा मैन आपको दिखाए, तो हम पूरे का पूरा यूँ लगेगा कि जैसे एक गाँव में हम दाखिल हो गए हैं। वो गाँव की ज़िंदगी किस तरह से है, वहाँ पे लोग वो गाँव के जो है गंदम से जो है ना वो किस तरह से जो हाथ वाली चक्की है उससे आटा बनाया जा रहा है। फिर किस तरह से जो है वो जो तेल हम लगाते हैं, सरसों का तेल है, कोल्लू जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिकली चल रहा होगा, वो ऊँट उसको चला रहा है, वो वहाँ पे होगा। फिर इसके अलावा वो हर गांव में आमतौर पे होता है कि एंट्रेंस पे वो माई एक बैठी होती है दाने बूनने वाली अम्मा जो है वो बैठी होगी, वो निकाल रही होगी, ताकि जब आए बड़े आएंगे अपने बच्चों को तो वो बताएंगे कि जी हाँ हमारे गांव में यहाँ पे इस तरह से होता था, ये एक्टिविटीज़ थी, ये एक्टिविटीज़ थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्प्ले होगा, एक पूरे का पूरा गांव का कल्चर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पूरा महीना तकरीबन चलेगा। इसके अंदर वो आपने मूव करने के लिए वहाँ पे बग्गी पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, वैसे भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये एक पूरी एक अच्छी एक्टिविटी जो सबसे बड़ा हमारा होगा, सेंट्रल पॉइंट तो ये होगा, ये पूरा महीना चलेगा। इसके अलावा फिर हमारे एक नंबर ऑफ सीरीज है, प्रोग्राम्स की सीरीज हैं, इसमें हमने जदीद चीज़ें भी ऐड की हैं। और ये वाली तो मैंने बताया कि हमारी जो ट्रेडिशनल और सकाफती चीज़ें ये तो हम कर ही रहे हैं। जैसे हॉट एयर बैलून है, ठीक है, वहाँ पे एक बैलून का इंतजाम होगा जिसके अंदर 4-5 ये जिलानी पार्क में होगा, ये 3 दिन के लिए ये भी होगा। अच्छा। ये 2, 3 और 4 मार्च तक ये होगा। उसके अंदर 4-5 लोग बैठते हैं, वो उसको पंप करते हैं, वो फायर लगती है, लाइट एयर होती है, हवा में उड़ते हैं, वो आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, कोई 30-40 फीट या इससे भी ज़्यादा शायद ऊपर जाएगा। तो वो सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए हॉट एयर बैलून राइड है वो हमने वहाँ पे मैनेज किया है, 3 दिन वहाँ पे वो चलेगा। इसके अलावा फिर एरोमेनिया शो है, यानी जो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं वो रिमोट कंट्रोल से अपने अपने प्लेन्स लेके आते हैं, फिर उन प्लेन्स के करतब दिखाते हैं। एक तो वैसे हमने 27 फरवरी को भी जो था किया ही किया, जो हमारे प्लेन ने जो इंडिया के साथ किया, लेकिन हमारे जो यहाँ पे नौजवान हैं वो उससे भी करते हैं, रिमोट से भी करेंगे। वो अपना अपना प्लेन उड़ाएंगे, वो किस तरह से वो डाइव करता है, सिंगल डाइव करता है, ट्विस्ट राउंड करता है, फिर वापस आता है। तो ये बड़ा जबरदस्त मतलब हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो वहाँ पे हमें नजर आएंगे। वहाँ पे आएंगे। ये एरोमेनिया हमारा शो है, 3 मार्च को होगा जिलानी पार्क में। उसके बाद फिर मैस्कट परेड है, मुख्तलिफ वहाँ पे जो आपके जो शो किरदार होते हैं उन किरदारों के मैस्कट पहन के वहाँ पे जो है लोग वहाँ पे परेड करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बड़े दीदाज़ेब होता है, बच्चे उनके साथ चल रहे होते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। ये भी हम जिलानी पार्क में करेंगे। ये होगा 4 और 5 तारीख को, वहाँ पे मुसलसल ये लोग चलते रहेंगे मैस्कोट से हमारे। और दूसरा हमें ये बताएं, लेजर लाइट शो भी था लास्ट टाइम, फायरवर्क्स भी था, ये सारे भी होंगे। फायरवर्क्स भी है, कल शाम को फायरवर्क्स भी होंगे वहाँ पे जी, वहाँ पे। और एक कल्चरल छोटा सा इवेंट्स भी होगा, गालिबन मलकू हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो कल्चरल इवेंट भी कल शाम को है, क्योंकि फायरवर्क्स हैं वो ज़ाहिर है जो ही मगरब के बाद का टाइम होता है उसका, तो वो भी इंशाल्लाह कल फायरवर्क्स भी होंगे। सेरेमनी में हमें ओपनिंग सेरेमनी का जो टाइम है वो क्योंकि मॉर्निंग में है, सीएम साहब का टाइम हमें मॉर्निंग में मिला है, तो वो उस वक्त तो फायरवर्क्स नहीं होंगे, वो वैसे विजिट करके उसका बाकायदा इफ्तिताह कर देंगे। फिर जो बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मलकू ने परफॉर्म करना है, बाकी लोगों ने जो लोकल हमारे यहाँ के
सिंगर्स हैं या परफॉर्मर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे, और फिर फायरवर्क्स हैं वो भी शाम को होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको तरतीब से बताता जाता हूँ, जरूर, अगर जरूर, आपके ताकि इसके लोगों बाद को भी पता चल जाए ना क्या क्या हम इस वक्त लेने 4 वाले और 5 मार्च को ये मैस्कर्स है हमारे, ये वहाँ पे ओके, परेड करते ठीक है। रहेंगे। उसके बाद एक बड़ा दास्तान गोई हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट है, ये हमारा होगा 5 मार्च को। ये पिछली दफ़ा भी हमने बड़ा अच्छा किया, लेकिन इस दफ़ा उसको भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि मतलब किस अच्छा तरह से रिस्पांस आया था लास्ट टाइम। बहुत अच्छा रिस्पांस था, मैनेज अच्छा किया हुआ था। हीर रांझा है या दूसरे जो दास्तानी हैं वो पढ़ने वाले या वो बताने वाले, जिस तरह से वो दास्तान पढ़ के परफॉर्म कर रहे होते हैं, दास्तान गोई एक्चुअली जो है क्या, बहुत कम लोगों को इसका पता है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो 5 मार्च को हमारा वहाँ पे होगा। हम आपको भी, मीडिया को भी, आपके हमेशा ताउन से हमारा प्रोग्राम कामयाब होता है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे ताकि आप भी उसको कवर कर सकें। जो लोग वहाँ पे नहीं आ सकें, आपकी कैमरे की आंखें हमेशा, क्योंकि लाहौर को आप कवर करते हैं, तो लाहौर है तो लाहौर में जरूर उन्हें तो वो आप दिखाएंगे दिखाते क्या रहिएगा चल रहा है उनको। जश्न बहारा में। इसके बाद फिर आलमी योम ख़वातीन है 8 मार्च को, ओके। पूरी दुनिया में क्योंकि मनाया जाता है, तो 8 मार्च में ख़वातीन की इस दिन की मुनासबत से वहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे, रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। स्पेशल बनाया जाएगा उसको। वहाँ पे कुछ बच्चे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, कुछ अपने खाके पेश करेंगे, कुछ इसे ख़वातीन का प्योरली वो इवेंट होगा, वो उस एतबार से इसकी मुनासबत से उसको तरतीब दिया जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा होगा जिलानी पार्क में 8 मार्च को। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और अहम चीज़ है मुशायरा, जो शहर की, लाहौर शहर की एक पुरानी रीत है जो कि दम तोड़ती चली गई थी। हमने जब शुरू किया 2019 में तो बहुत लोगों ने पसंद किया। अच्छा। इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह बहार का मुशायरा होगा, इसमें मुख्तलिफ जो नामवर शोरा हैं वो अपने अपने जो है वो शायरी बढ़ेंगे, आगे लोग महसूस होंगे, और एक अच्छा इवेंट होता है। ये भी हमारा अदबी इवेंट भी है और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होगा। ये 11 मार्च को ये होगा जिलानी पार्क में। उसके बाद फिर हमारा एक और ये चीज़ हमने ऐड की है, कबड्डी टाकरा भी हमने इसका हिस्सा बनाया। कबड्डी भी हमारी कल्चरल गेम है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद, अभी भी आज भी बहुत पसंद किया जाता है। तो ये मनारे पाकिस्तान के अंदर हम इसको एक कबड्डी टाकरा भी करने जा रहे हैं। वहाँ पे भी हमारी टीमों ने काफ़ी जो अच्छे हमारे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनको ऑन बोर्ड किया है, और वहाँ का उनका एक नुमाइशी मैच भी होगा वहाँ पे। तो कबड्डी टाकरा भी होने जा रहा है। इसके बाद फिर खत्ताती की नुमाइश होगी ग्रेटर इकबाल पार्क में। अच्छा, ये वहीं पे होगी। ये ग्रेटर इकबाल पार्क में एक नुमाइश होगी, जो नामवर खत्तात हैं वो अपनी अपनी जो खत्ताती जो है वो नमूने हैं उसके वो लेके आएंगे, उसको डिस्प्ले किया जाएगा और लोग उसको देखेंगे। इसको भी बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। वहाँ पे हम एक इवेंट रखेंगे। ये और मुझे बताइए, जो ग्रेटर इकबाल पार्क में जो चल रहे होगा और जिलानी पार्क में, ये दोनों एक ही दिन सेम चल रहे होंगे या वहाँ पे ये जो इवेंट जो हमारे एक एक दिन वाले इवेंट्स हैं ये तो बारी बारी होंगे, एक दिन अगर उधर है तो एक दिन इधर है। लेकिन जो हमारा चल रहा है, जो मेला हमारा चल रहा है, वो तो थ्रू आउट द मंथ चलेगा। जिलानी पार्क में चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये जो इवेंट्स हैं, कुछ इवेंट जिलानी पार्क में जहाँ कह रहा हूँ वहाँ भी होंगे, कुछ ग्रेटर इकबाल पार्क में होंगे। जैसे ये हमारा जो है खताती की जो नुमाइश है हमारी, ये कैलीग्राफी की, ये हमारी ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। उसके बाद फिर हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है म्यूरल पेंटिंग कंपटीशन। अच्छा। इसमें स्कूल और कॉलेज के नौजवान बच्चे और बच्चियां वो आते हैं, उनको एक थीम दे दिया जाता है। इस थीम के तहत आप कंपटीशन होता है, आप पेंटिंग्स करें। वो फिर उनको 2-3 घंटे दिए जाते हैं। उनको जो स्टफ़ है, जो कैनवस है, जो ब्रश है, जो पेंट्स हैं, वो हम लोग देते हैं उनको, उनका कुछ खाने पीने की चीज़ें, ताकि वो लोग बैठ के 2-4-5 घंटे वो अपना करें। उसके बाद फिर चीफ गेस्ट आते हैं, वो विजिट करते हैं, नंबर जजेस होते हैं प्रॉपर, वो जजेस उसकी नंबरिंग करके 1 2 3 हम उनको प्राइजेस देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये म्यूरल पेंटिंग कंपटीशन भी हमारा होगा, ये होगा 18 मार्च को जिलानी पार्क में। फिर हमारा बागे जना में सूफी नाइट होगा। अच्छा। बागे जना की बारादरी हमारा एक है, बड़ा ज़बरदस्त उसका सीनिक व्यू है। तो वो जब आप वहाँ पे बैठ के करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक सूफियाना कलाम जो है, वो मतलब के जो नामवर गुलकार हैं, तो 2-3 हम उनको मैनेज कर रहे हैं, वो वहाँ पे आएंगे, अपना कलाम पढ़ेंगे। वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी और ज़बरदस्त चीज़ होगा, क्योंकि शहर के दामन में बैठे हुए बागे जना में ये वाला प्लान होगा। इसके बाद फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कार शो होगा हमारा। अच्छा। जो विंटेज कार्स हैं, ठीक है, ये भी हमारे 2-3 जगहों पे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पुरानी कारें हैं और बड़े शौकीन हैं वो। तो वहाँ पे जो कारों के शौकीन हैं, उन्हें इस शो में बड़ी पुरानी से पुरानी कारें भी नजर आएंगी और लोगों ने अपने तरीके से डेकोरेट की हुई हैं। ये हमने पिछली दफ़ा भी किया था, ये पिछली दफ़ा भी ऐड किया था, लेकिन इस दफ़ा हमने इसकी रैली ज़रा लंबी की है। इस दफ़ा हम उसको लेके आएंगे, लिबर्टी से शुरू करेंगे और वहाँ से हम जिलानी पार्क तक लेके आएंगे। वहाँ पे हमारा होगा सारा आपका जो है वो रोड है, मेन एवेन्यू जो है गुलबर्ग का, वहाँ से होती हुई आएगी, जेल रोड पे आएगी। तो ये कह रहे हैं कि कारों की एक तरह की परेड होगी और कार लोग देखेंगे, महसूस होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, उसको हम करने जा रहे हैं। फिर 23 को हमारा ग्रेटर इकबाल पार्क में जो लेज़र लाइट शो जिसका आपने जिक्र किया, वो 23 मार्च को होगा हमारे, क्योंकि 23 मार्च को वैसे भी ग्रेटर इकबाल पार्क एक सिंबॉलिक जगह है जहाँ करारदाद पेश की गई। उस दिन के एतबार से वहाँ पे रोशनियाँ
जो है वो रोशनियों का एक बिखेरी अपना जाएंगी वहाँ बिखेरी पे, जाएंगी, हाँ, ठीक है। रोशनियाँ जो हैं वो हाँ। अपना रंग दिखाएंगी या उस ठीक तरह है, से ठीक ये है। होगा। उसके बाद फिर हमारा है बहार की जो फूलों की नुमाइश, जो दूसरी एक कह लें या तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हफ्ते के लिए जिस तरह हमारे गुल दाऊदी की नुमाइश होती है, उसी पैटर्न को उससे ज़्यादा बड़ी और उससे ज़्यादा इकसाम की, क्योंकि गुल दाऊदी में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही फूल है लेकिन इसमें मुख्तलिफ फूल हैं, जो मुख्तलिफ बहार हैं, के हाँ, मुख्तलिफ इकसाम फूल के हैं, जो खुले जो दाऊदी बहार के उनको फूल हैं वो बोलते हैं, अपना जोबन दिखाएंगे, अपने रंग दिखा रहे होंगे, अपनी खुशबुएं बखेर रहे होंगे। ये हमारा जो है एक हफ्ते का प्रोग्राम है। ये 23 मार्च को शुरू होगा और 29 मार्च तक जाएगा। ये भी हमारा जिलानी पार्क में जाएगा। अच्छा, साइक्लोथॉन हमने एक मैनेज किया है। हमारे जो 2 हमने ट्रैक्स बनाए थे, बाग जना में भी और जिलानी पार्क में भी, जिसमें हमारे शहर के साइकिलिस्ट हैं वो आते हैं, वो आकर साइकिल के मखसूस ये ट्रैक तो के ऊपर आपने साइकिलिंग करते डिटेल में हैं। मैं बता दिए कि जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं हमें बताइए कि जो जिलानी पार्क में ये स्टार्ट होने वाला है कल से, उसकी टिकट फीस क्या होगी। और बहुत से लोग जो वहाँ पे, ये भी हमें लास्ट टाइम शिकायत करते हुए नजर आए कि वहाँ पे मकई की रोटी और जो सकाफत हमारी दिखाई जाती है, बाकी चीजें भी खाबों के वाले से भी बहुत महंगे होते हैं वहाँ पे। इस चीज को इंश्योर किया गया है। 2 कि- चीजें हैं कि हाँ। इसकी कोई टिकट नहीं होगी, ये अच्छा, लाहौर कोई के टिकट शहरियों नहीं के लिए होगी, किसी एंट्री टिकट किस्म नहीं है। की कोई टिकट इसके ठीक ऊपर है। नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ जिसने जो खानी है या जो खरीद लिया उसके पैसे होंगे। कल हमारी एक प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, अच्छा। कल हमने सारा विजिट भी किया था, आज भी हम एक फाइनल विजिट कर रहे हैं हाँ। उसका जो इनॉग्रेशन से पहले। कल भी हमने जो अपनी जो डायरेक्टर्स कंसर्न हैं उनको बुला के यही चीज़ किया है कि क्वालिटी और जो प्राइसेस हैं वो कोशिश की जाए कि वो मार्केट के बल्कि कंपैटिबल होंगी, मार्केट के मुताबिक ही होंगी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर कवर किया जाएगा। सफाई के ठीक है इंतजाम, जी, ये 3 चीज़ें हैं, सफाई के इंतजाम हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी है चीज़ों की, और उनकी कीमतें हैं वो कंट्रोल की ठीक है जी, सही है। यासिर गिलानी चेयरमैन PHA हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, डिटेल में आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। कल से जो जश्न बहार मेले का इनेकाद किया जा रहा है उस पर हमने बात की कि क्या क्या जो इवेंट्स हैं हमें देखने को मिलेंगे। तो आप भी जाइएगा, कल ओपनिंग सेरेमनी है और जाके देखिएगा। जी अब आपने इजाज़त देनी है।